ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं पिछला क्लास यहाँ पे ही रखा था। आप लोग को एक प्रॉब्लम दिए थे तो शायद आप लोग सॉल्व किए भी होंगे घर पे। तो मैं एक प्रॉब्लम लिया था जिसमें एक कॉमन पॉइंट से टू आइडेंटिकल पार्टिकल हैविंग मास m and separated by a distance d, both having same length of a string and point of suspension is the common point। दोनों कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का चार्ज पार्टिकल अगर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे से दूर गया होगा और d डिस्टेंस पे जाकर a particle और a particle comes into rest। then when particle comes into rest, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि a particle और a particle इक्विलिब्रियम में है। और कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो आगे के क्लास में रोटेशन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या वर्क प्राइमरी एनर्जी में भी इसको डील करेंगे। तो फॉर पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। तो जब रेस्ट में ही है तो नेट फोर्स भी जीरो रहेगा और नेट टॉर्क भी जीरो रहेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ पे मैं नेट फोर्स जीरो लिया हूँ, तो इस पार्ट और इसमें से किसी एक का डील करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम लोग का दिया हुआ क्या था? हम लोग को दिया हुआ था एल, क्यू एंड डी। ए दिया हुआ था और निकालना क्या था? निकालना था एम। करेक्ट। तो इस सिचुएशन के लिए जब हम लोग इसमें से किसी एक पार्टिकल पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पे थ्री फोर्सेस आर अप्लाइंग। एक हो गया mg, एक हो गया टेंशन और एक हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। और Fe का मैग्नीट्यूड कितना है? तो Fe का मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/d²। करेक्ट। तो किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है तो उस पार्टिकल पे उन सारे फोर्स का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करते हैं तो इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेज आर जीरो देन सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो या मस्ट बी जीरो। इसका मतलब है कि इन तीन फोर्स का अगर सम जीरो है तो इसका इन तीनों फोर्स का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो उसका भी सम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि अब इनफाइनाइट डायरेक्शन में रिजॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो आप हम लोग को जो लाना है उसके लिए कन्वीनियंट अब यहाँ पे है। तो मैं इन तीन फोर्स का मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं? रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर या ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो टी का कंपोनेंट हुआ टी कॉस थीटा, mg का कंपोनेंट। तो मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन है a और mg किधर लग रहा था? नीचे। और ये मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन था। तो एंगल कितना बना? 180। दैट्स वाई मैंने mg cos 180। और ओल्ड स्टूडेंट को ये पता ही होगा कि मेरा कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एक बहुत बढ़िया फार्मूला चलते रहता है जिसमें मैं ऑलवेज कॉस यूज करता हूँ। और जितने अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उनको वेक्टर का भी लेक्चर मैं देते रहूंगा। दैट्स वाई कि अगर वेक्टर का कहीं पे कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने आता है तो वेक्टर का मेरे लेक्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि पूरा वेक्टर में, पूरे फिजिक्स में अगर वेक्टर आपको नहीं पता है तो पूरा फिजिक्स समझिए कि ऐसे ही आप किसी से पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। दैट्स वाई ए न्यू स्टूडेंट के लिए स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि काइंडली फॉलो माई वेक्टर लेक्चर। उसको मैं भेजते रहूंगा या मुझसे मांगते रहिएगा। मैं ग्रुप में तो नहीं सेंड करूंगा, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो स्पेशली आपको मैं देते रहूंगा या आप बोलिएगा तो ग्रुप में सेंड कर देंगे। जिनको देखना रहेगा देखेंगे, बाकी लोग छोड़ देंगे। तो रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा है, mg का कंपोनेंट हो गया mg cos 180 और Fe का कंपोनेंट, तो Fe का वर्टिकल डायरेक्शन के साथ मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट ब्रेक करना है अपवर्ड डायरेक्शन है और Fe इस डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो Fe cos 90, तो cos 90, तो ये टर्म क्या हो गया? जीरो। तो अब बचा क्या? टी कॉस थीटा माइनस mg इक्वल टू जीरो। देन टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब एक और इक्वेशन हम लोग देखते हैं। सारे कंपोनेंट को
सारे कंपोनेंट को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो टी का हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनेगा? 90 प्लस थीटा। तो टी कॉस 90 प्लस थीटा प्लस एफी कॉस 0 अब प्लस एम जी कॉस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है ना? तो माइनस टी साइन थीटा प्लस एफी और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पे टी साइन थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? एफी। और हम लोग को निकालना क्या था? मास। तो मेरे पास दो इक्वेशन आया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन अगर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। टी और टी आपस में कैंसिल हो गया। टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। और हम लोग को स्टूडेंट निकालना क्या था? एम। तो एम इक्वल टू क्या हो गया? एफ ई बाई जी टेन थीटा। और एफ ई का वैल्यू तो मैग्नीट्यूड आप निकाल के रखे थे ना। एफ ई का मैग्नीट्यूड कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई जी टेन थीटा। इसका मतलब हो गया कि एम का वैल्यू हो गया क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर जी टेन थीटा। अब इसमें बस टेन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का एम का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए, तो थीटा दिया हुआ था। इन लोगों को अनम्यूट भी करके रखिएगा, कभी कभी पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। तो थीटा कहां से निकाल सकते हैं स्टूडेंट? तो एक्चुअल में ए लेंथ क्या था? एल। और ए लेंथ कितना था? d/2। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये मेरा है बेस। तो d/2 और इसका वैल्यू कितना रहेगा? एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। देखिए तो करेक्ट है। हाँ ना, बोलिए कुछ। तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें, 4l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और 2 को बाहर निकाल लेते हैं। एलसीएम 4 लिए तो इसका रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और 2 आपस में क्या हो गया? कैंसिल। देन tan थीटा इक्वल टू आपको क्या मिल गया? tan थीटा इक्वल टू मिल गया dy रूट ओवर 4l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इस tan थीटा के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो इस tan थीटा के वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं, इसलिए एचसी वर्मा में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम में आपको थीटा नहीं दिया रहेगा। और जो मैं बता रहा हूँ इस पर कम से कम 4 प्रॉब्लम मिलेगा, 4 या 5 प्रॉब्लम। तो आंसर होगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर जी। और tan थीटा का वैल्यू है डी वाई रूट ओवर 4l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर रूट ओवर 4l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर जी। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बोलिए, कूलम्स लॉ वैलिड फॉर कंटिन्यूअस चार्ज या पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज। अच्छा, आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक बात पूछा था कि मैकेनिक्स के क्लास को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह जैसे चल रहा है चलते रहते देते हैं, तो आप लोगों का क्या सजेशन है? एनीवन जो कुछ एडवाइस दे सकते हैं अभी भी? उससे थोड़ा सा फास्ट होगा। देखिए रिकॉर्डेड वीडियो भी अगर भेजेंगे तो उसमें आप कहीं पे प्रॉब्लम आपको, तो उसमें क्या रहेगा कि मैं एक अलग से उसका पूरे 4 क्लास का एक डाउट क्लास रख दूंगा और एच सी वर्मा का वहाँ पे सारा डिस्कशन, तो एच सी वर्मा का लाइव भी हो सकता है, वीडियो में नहीं हो सकता है, और डिस्कशन का रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा। एच सी वर्मा का जो प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, क्योंकि डिस्कशन में आपको क्या प्रॉब्लम है वो मुझे पूछना पड़ेगा। डी के सिन का कितना प्रॉब्लम होता है, तो उसमें मुझे पूछना पड़ेगा ना कि आपको क्या यहाँ पे डाउट है। चलिए, अब एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने एक प्रॉब्लम फ्रेम कर दिया। एक लीनियर रॉड है और इस लीनियर रॉड पे चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक क्यू चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसी लाइन पे एक स्मॉल क्यू चार्ज, ये बढ़िया प्रॉब्लम है, सिचुएटेड है। और इसका डिस्टेंस है b। करेक्ट। और इसका डिस्टेंस है l। और तब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फोर्स ऑन अ स्मॉल q ड्यू टू दिस कैपिटल Q। तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आप बहुत स्मार्टली बना सकते हैं आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पढ़ाए नहीं है और कूलम्स लॉ ही पढ़ाकर आपको एक क्वेश्चन दे दिए। तो जैसे ही ये क्वेश्चन बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं प्रेजेंट करता हूं तो सारे स्टूडेंट के माइंड में एक बात आएगा, सर अब कैसे अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप यहां पे Q और स्मॉल q के बीच में डिस्टेंस क्या लेंगे, आपको नहीं ना पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पॉइंट समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। Q और स्मॉल q के बीच में, क्योंकि दिस Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, तो इफ दिस Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, इसका मतलब है कि ये Q मेरा पॉइंट चार्ज नहीं है, ये मेरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस पूरे रॉड पे। और तब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड द फोर्स ऑन दिस स्मॉल q ड्यू टू दिस कैपिटल Q, कैसे निकालेंगे। करेक्ट। तो वहां पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राकेश सर तो यहां पे पढ़ाए थे कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए, तो मुझे पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग बढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए और आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है वैसा ही एलिमेंट लेना चाहिए। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, तो जो हम लोग dx जो हम लोग एलिमेंट लेंगे वो एरिया का और वॉल्यूम का नहीं लेंगे, वो dl का एक एलिमेंट लेते हैं। तो सपोज कीजिए
कि इस पॉइंट पे ए मेरा, ऐसा सपोज कीजिए कि ए मेरा एक्स एक्सिस है, करेक्ट, और यहाँ पे मेरा ओरिजिन है x इक्वल टू 0 और ए है x इक्वल टू एल, और मेरा स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया स्टूडेंट? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l प्लस बी, और ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैं बोला हूँ इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। तो एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यूनिटरी मेथड, टोटल लेंथ L पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउ मच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, कैपिटल Q। तो ऐसे Q चार्ज ऑन लेंथ L, ऑन लेंथ L Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, देन यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज रहेगा, Q बाई L, और इसी को हम लोग बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो सो मेनी टाइम्स आएगा, तो आज के बाद इफ देखिए कहीं भी देखिएगा कि अगर चार्ज लेंथ पे के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो मैं एलिमेंट dl ही लेता हूं, एरिया कभी नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें तो लेंथ है तो एरिया के लिए तो मैं विड्थ दिया ही नहीं हूं। तो यहां पे Q बाई एल इज कॉल्ड व्हाट, Q बाई एल इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मानते हैं, इट इज dx, और आपको ये पता ही है कि जब हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो dx पॉजिटिव होता है। फिर भी अब सपोज कीजिए कि मैं अगर आपसे पूछूंगा कि देखिए इस लेंथ में, पॉइंट नोटेड, मैं लेंथ बोल रहा हूं, यहां देखिएगा, यहां देखिए लेंथ dx को मैं क्या बोल, यहां पे क्या बोल रहा हूं, यहां पे लेंथ बोल रहे हैं ना। तो लेंथ जब भी बोलेंगे इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, इसका मतलब देखिएगा मैं dx का मॉडुलस लूंगा, ठीक है। तो इस वेरी इनफाइनाइटेसिमल लेंथ में हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, तो निकालने का तरीका क्या रहेगा, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, Q बाई एल। यूनिट लेंथ में 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज Q बाई एल है, तो इतना लेंथ पे चार्ज कितना रहेगा, Q बाई एल इंटू दिस लेंथ। ये कुछ ऐसा ही है कि 1 कलम का दाम 10 रुपया है तो पूछेंगे 2 कलम का दाम 10, 3 पेन का दाम कितना होगा। तो यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का चार्ज Q बाई एल, तो इतना लेंथ का चार्ज कितना, दिस इंटू दिस। तो चार्ज ऑन दिस लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसी को भी कंफ्यूजन रहेगा तो पूछते रहिएगा। और ये वैल्यू कितना था, Q बाई एल, करेक्ट। लेकिन जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन, हाँ ऑडियो नहीं आ रहा है सौरभ, देखिए तो मेरा ऑडियो नहीं जा रहा है। Q बाई एल, और यहां पे मेरा मॉडुलस ऑफ इस मॉडुलस के अंदर मेरा क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो Q बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो गया, Q बाई एल डी एक्स। तो H एक्चुअल मेरा चार्ज क्या है, ये मेरा चार्ज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, दैट्स वाई मैं इस चार्ज का नाम क्या दे रहा हूं, DQ। क्या नाम दे रहे हैं, DQ चार्ज। तो DQ जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, करेक्ट। हाँ ओके, चलिए प्रॉब्लम आप लिखे थे, मतलब प्रॉब्लम आप देखिए, मैं एक प्रॉब्लम लिया था, इस प्रॉब्लम में था कि एक लेंथ है L बहुत फास्ट, और इसका लेंथ L है, और यहां से यहां तक का लेंथ B था, और यहां पे एक स्मॉल Q चार्ज था।
तो मेरा क्वेश्चन था कि फाइंड द फोर्स ऑन क्यू, स्मॉल क्यू, फाइंड द फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, बट दिस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल लेंथ, दिस कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ। तब यहां पे क्या जो आप कूलम्स लॉ का जो फार्मूला जानते हैं वैसे डायरेक्टली बना पाएंगे? अगर बनाइएगा तो मैं पूछूंगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच डिस्टेंस क्या है, तो यू आर गेटिंग कंफ्यूज। डिस्टेंस कहां से ले, डिस्टेंस यहां से लीजिएगा या डिस्टेंस यहां से लीजिएगा? करेक्ट, दैट्स वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे डायरेक्टली कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं कि कूलम्स लॉ वैलिड कितना किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए। दैट्स वाई द बॉडी वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज पहले बनाएंगे। करेक्ट, यस। तो दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि यहां पे ओरिजिन मान लिया और यहां ओरिजिन माना और यहां पे x इक्वल टू 0, तो यहां पे एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू 12, और यहां का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा स्टूडेंट, x इक्वल टू 12 प्लस b हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहां से x कोऑर्डिनेट x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले रहे हैं और यहां पे और मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक dx ले रहा हूं, तो dx समझ रहे हैं dx कितना छोटा होता है? करेक्ट, इनफाइनाइटली वेरी वेरी स्मॉल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इस dx में, बढ़िया क्वेश्चन है, इस dx में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है? तो क्या बहुत ज्यादा रहेगा या वेरी 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 स्मॉल? तो जो वेरी 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 स्मॉल रहेगा उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोल देंगे। करेक्ट, क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। तो यहां से यहां तक इस टाइप का कितना dq रहेगा? dq dq dq, हाउ मेनी dq? इनफाइनाइट। और आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा चुके हैं, तो हर dq के कारण यहां पे फोर्स निकालेंगे। करेक्ट, हाँ ना बोलते रहिए सब लोग। तो हर dq के कारण फोर्स निकालेंगे ना, dq 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 एंड dq। और इनफाइनाइट चीजों को जोड़ने के लिए किसका हेल्प लीजिएगा? इंटीग्रेशन का। करेक्ट, दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, लेकिन यहां पे कौन सा थ्योरी काम में आ गया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर बहुत सारा फोर्स लगते रहेगा तो सबका आप इफेक्ट वहां पे रिजल्टेंट देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहां पे यूनिटरी मेथड लगाया। ऑन लेंथ क्यू टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या रहेगा? क्यू बाई एल। और इसी को पढ़ते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इतना आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, स्कूल का क्लास चल रहा है तो और दिस इज कॉल्ड व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली मैं रिप्रेजेंट करता हूं लैम्डा से। दिस इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू आई एल। तो अगर आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ पता चल गया, इसका मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज पता चल गया। तो यूनिट लेंथ में चार्ज सपोज कीजिए कि 2 कूलम है, तो 10 मीटर या 10 यूनिट में लेंथ कितना रहेगा, कि सॉरी चार्ज कितना रहेगा? तो आप नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, यूनिटरी मेथड है। दैट्स वाई चार्ज ऑन दिस लेंथ, तो जैसे ही लेंथ बोलेंगे तो मॉडुलस लेंगे। करेक्ट, तो चार्ज ऑन दिस लेंथ इक्वल टू क्या किए? लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ dx। बट वी आर गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है? ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। दैट्स वाई क्यू बाई एल मॉडुलस ऑफ dx, क्यू बाई एल इंटू मॉडुलस ऑफ dx, तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल इंटू dx। और आपको आज दोबारा मीटिंग ज्वाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आराम से 43-45 तक क्लास चलते रहेगा, डोंट वरी। तो क्यू आई एल इंटू डी एक्स, तो इस चार्ज को क्या बोलेंगे? डी क्यू। और डी क्यू क्या हो गया? क्यू बाई एल इंटू डी एक्स हो। चलिए अब नेक्स्ट है कि डी क्यू के कारण इस पे जो फोर्स निकलेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? और ये दोनों सेम चार्ज पार्टिकल है, मतलब आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है। Q एंड Q आर आइडेंटिकल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। और यहां पे क्या रहेगा? फोर्स अलोंग विच एक्स, फोर्स जो रहेगा वो F रहेगा या वेरी स्मॉल फोर्स रहेगा? DF। DF देखिए मेरे लिखने का तरीका मैं कैसे लिखता हूं, तो df के लिए मैं क्या लिखूंगा? k, और k का मतलब समझ रहे हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q, और यहां जहां से ले रहे हैं वहां से a डिस्टेंस कितना है?
एल प्लस बी माइनस एक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल प्लस बी है, करेक्ट। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट चार्ज ये हुआ और एक पॉइंट चार्ज ये हुआ, तो ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी माइनस एक्स। ये बताइए मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा थोड़ा। ये मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा, करेक्ट, और उसके बाद एक यूनिट वेक्टर भी तो देंगे। यहां तक समझ में आया? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि वो कूलम फोर्स बस वो दो चार्ज पार्टिकल मिलेगा एग्जाम में, कि सर एक का चार्ज है Q1 और दूसरा का चार्ज Q2 और डिस्टेंस d, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यू आर थिंकिंग फॉर दिस कि हाँ यही ऐसा क्वेश्चन आएगा? या ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है तो थोड़ा सा हम लोग पे नेक्स्ट ईयर मर्सी हो जाएगा? तो बोलिए इसका एक्स कंपोनेंट किसे बोलते हैं, आई को छोड़कर? तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई एल प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या इस मॉडुलस को हटा सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है। दैट्स वाई डी एफ एक्स के डी क्यू का मतलब डी क्यू कितना था, लैम्डा इंटू डी एक्स, क्यू एल प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर। इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है स्टूडेंट? के, लैम्डा एंड क्यू, करेक्ट। तो फॉर फाइंडिंग नेट फोर्स एफ एक्स वी आर इंटीग्रेटिंग डी एफ एक्स। और डी एफ एक्स के लिए यहां देखिए, के लैम्डा क्यू डी एक्स वाई एल प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक लेना है, टेकिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो आप किसके कारण फोर्स निकाल रहे हैं? आपका पर्पस ये था ना कि सर इस डी क्यू का निकाल लें, 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 इस डी क्यू, और यहां तक निकाल लें, या यहां के बाद भी जाएंगे आगे। दैट्स वाई लिमिट का इंटीग्रेशन रहेगा 0 से L रहेगा, ठीक है। अब यहां के बाद फिजिक्स खत्म, क्या शुरू हो जाएगा? तो 1 मिनट का टाइम देता है, इंटीग्रेशन करके बताइए। मैं डायरेक्ट सिर्फ आंसर बोलूंगा। चलिए, आप लोग से इंटीग्रेशन होगा या मैं कर दूं, मेडिकल वाले? तो यहां से इसके बाद जो इंटीग्रेशन है उसके लिए आप 4 लाइन छोड़ दीजिए, इसको मैं इंटीग्रेशन करके पीडीएफ में भेज दूंगा। मतलब ये मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। दिस इज द नेट फोर्स, करेक्ट ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए आपको मैं हिंट एक दे रहा हूं, ठीक है? ये बहुत आसान है। सपोज कीजिए कि मैं ऐसे बोलता 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट?
तो आप एक काम करते 2 माइनस एक्स को बाई मान लीजिएगा। बाद में आपको यहाँ पे मैं पूरा इस प्रोसेस का इंटीग्रेशन करके आपको भेज देंगे कैसे मैंने इंटीग्रेट किया। और जब इंटीग्रेशन पढ़िएगा, ये आपका बोर्ड का सिलेबस में भी है इंटीग्रेशन, तो ये बहुत आसान रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस यहाँ पे मैथमेटिक्स है, इसका मैं 4 लाइन में इंटीग्रेशन करके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कैसे मैंने इंटीग्रेशन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल। एक मेरा चार्ज पार्टिकल है फिक्स्ड माइनस q2, और एक चार्ज पार्टिकल q1 है और इस सर्किल का रेडियस r है। तो दिस इज फिक्स्ड, q2 फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल है एंड q1 इज मूविंग अराउंड q2 इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, और इसका मास है m। देन फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं। ए पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग चार्ज q1 प्लस q1 मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल माइनस q2 ऑफ रेडियस r, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या निकालना है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये बताइए कि अब यहां पे ये सब बच्चा टाइप प्रॉब्लम है, लेकिन ऑनलाइन में लग रहा है कितना बड़ा प्रॉब्लम है। बोलिए, Q1 पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो Q1 में इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल देयर मस्ट बी ए फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो इस Q1 पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स द सेंटर लिख सकते हैं mv²/r। सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या ये भी लिख सकते हैं mv²/r लिखें या m⍵²r लिखें? डिफरेंट कॉन्सेप्ट या सेम कॉन्सेप्ट? सेम कॉन्सेप्ट। और जो न्यू है उनके लिए v = r⍵ होता है, तो v के बदले मैंने r⍵ पुट कर दिया तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/y mr√। ठीक है, देखिए तो ओके। और टाइम पीरियड होता है 2π/ω। टाइम पीरियड ए भी होता है, तो पता ही होगा। तो आपको टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ही तो निकालना था, आंसर तो आ गया 2π/ω। और ओमेगा को वहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, और ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा का वैल्यू है, ऐसा तो हम लोग बोर मॉडल में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। F/y mr। अब कैलकुलेट करके देखिए कितना आंसर आता है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा?
2 पाई रूट ओवर एम आर, और एफ ई का मैग्नीट्यूड कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं तो Q1 Q2 का ऑब्वियसली आप मॉडुलस लिए होंगे बाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू बाई Q1 Q2, यही तो आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, देखिए तो क्या लिखे, बायोन्सी क्या स्पेलिंग होता है, चलिए अब नेक्स्ट दिमाग में आ गया सर, ये तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे, यहाँ कहाँ शिफ्ट करा दिए। तो अभी के लिए तो पूरा नहीं बोलूँगा, बट फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा नॉलेज मैं देना चाह रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि मेरा एक बॉडी है जो इस लिक्विड में है, और इस लिक्विड का डेंसिटी है D1। डेंसिटी, इस लिक्विड का डेंसिटी D1 है और इस बॉडी का डेंसिटी D2 है। करेक्ट। तो फोर्स ऑफ वायंसी आगे के क्लास में प्रूफ कर देंगे कि फोर्स ऑफ वायंसी किसी फ्लूइड में अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, और फ्लूइड वो आपका एयर भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, मतलब गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो कोई एनी बॉडी प्लेस्ड इन ए फ्लूइड लाइक लिक्विड दिस वन, तो उस बॉडी पे एक फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कहां पे लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन। ये नहीं पूछना कि सर क्यों अपवर्ड, इसको मैं बाद में प्रूफ कर लूंगा, ठीक है, अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस बॉडी पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी का मैग्नीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा उसका वैल्यू होता है, उसका वैल्यू ये बॉडी इस लिक्विड को, देखिए ये बॉडी यहां पे है तो इतना जगह में जो लिक्विड रहा होगा उसको तो यहां से हटाकर बैठा होगा, हाँ या ना। तो एक्चुअल में किसी भी बॉडी पे फोर्स ऑफ बायंसी का मैग्नीट्यूड होता है कि उस बॉडी के कारण जितना फ्लूइड को और रिप्लेस किया, उस फ्लूइड का जो वेट रहेगा, उस फ्लूइड का जो mg रहेगा, मास ऑफ लिक्विड, किसका? मास ऑफ लिक्विड इनटू g, ठीक है ना, मास ऑफ लिक्विड इनटू g। तो मास ऑफ, यस, तो मास ऑफ लिक्विड, तो मास ऑफ लिक्विड के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर कौन सा मास है? डिस्प्लेस्ड मास। किसके कारण? डिस्प्लेस्ड मास। तो मान लेते हैं कि इस बॉडी का वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, राइट। दैट्स व्हाई मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के लिए वॉल्यूम किसका लेंगे? वॉल्यूम लेंगे बॉडी का। डेंसिटी किसका लेंगे? लिक्विड का, क्योंकि उसी का तो मास निकालना है, उसी का mg निकालना है।
तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तब फोर्स ऑफ बायंसी इस बॉडी पे जो लगेगा, इस बॉडी पे जो फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा उसका वैल्यू रहेगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू व्हाट, जी। तो कहने का सेंस ये हुआ, ये देख रहे हैं क्या है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इसको लिक्विड में डाल देंगे तो इसका वॉल्यूम ये मोटा मोटी हाफ लीटर का है। तो ये हाफ लीटर उस किसी भी लिक्विड में अगर डालेंगे तो ये हाफ लीटर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो इसका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या हो गया, हाफ लीटर, और उसको डेंसिटी से लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट्स ऑन एनी बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट्स ऑन एनी बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मास ऑफ द लिक्विड नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, mg बोल रहे हैं ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, करेक्ट। अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट जानिए। यहां देखिएगा, ये जो 1/4, मेरा ही आवाज मेरे कान में आ रहा है, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक क्या है इसमें, एप्सिलॉन नॉट क्या है, पर इलेक्ट्रोस्टैट बहुत आराम से चलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या बोल रहे हैं, कौन सा स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब यहां पे क्या सेंस है, वैक्यूम है, यस। तो स्टूडेंट एक बात का केयर कर लीजिएगा कि मान लेते हैं कि अब एक नेक्स्ट कुछ पढ़ा रहे हैं, मुझे एक्चुअली एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेना था, उसके लिए मैं इतना बाउंड्री वॉल बना रहा हूं। मान लेते हैं कि Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस अगर r है और एक Q1 Q2 जनरली अगर निकालना रहता है कि फाइंड द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बिटवीन Q1 एंड Q2, तो हम लोग को माइंड में चलता है फ्री स्पेस वैक्यूम ही तो चलता है, नहीं चलता है तो चलना चाहिए, करेक्ट। तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, केस फर्स्ट। बट ये जो निकाले हैं वो फोर्स ऑफ Q1 Q2 इन विच मीडियम, यस वैक्यूम, क्योंकि आप जो एप्सिलॉन दिए है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेकिन अगर बोल दें कि देखिए Q1 Q2 ये वैक्यूम में नहीं है, ठीक है, एक ऐसा मीडियम में है और इस मीडियम का एक परमिटिविटी दिया गया है ER, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, तो हर मीडियम का एक अलग अलग वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी होता है। और इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो आगे चलकर कैपेसिटर में आपको मैं इसको समझा दूंगा कि एक्चुअली ER रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मुझे तो इसका पता है कि ये एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, लेकिन अभी आप लोग इतना मत जानिए, अभी जानिए कि हाँ रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है। और ये सारा करामात फैराडे का किया हुआ है, जिसके कारण हम लोग आपको पढ़ाते रहते हैं, तो ये देख लेंगे हम लोग बाद में। तो आज के बाद Q1 Q2 के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि व्हेन Q1 Q2 आर इन वैक्यूम देन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट इफ Q1 Q2 if charge is keeping constant and distance is also keeping constant but whole system placed in a liquid whose dielectric constant is ER, then what is the magnitude of force। तो उस केस में किसी
जो भी चार्ज पार्टिकल किसी अगर वैक्यूम में है, उसी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी दूसरे मीडियम में डाल देते हैं तो यहां पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिएगा। करेक्ट। इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि अगर सारा कुछ कांस्टेंट रखते हुए होल सेटअप को अगर इस लिक्विड में डाल देंगे तो यहां पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई ER। और यहां पे इसका मतलब लिखने का तरीका ये हो जाता है, और इसी को हम लोग तो यहां पे आप क्या लिख रहे हैं देखिए तो E नॉट इंटू ER। तो आज के बाद तो देखिए आज के बाद अगर एक्चुअली इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बट एक चीज तो जान गए कि आज के बाद अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल रहेगा और अदर देन वैक्यूम रहेगा, तब वहां पे कूलम्स लॉ लगाने के लिए जो हम लोग वैक्यूम में फार्मूला लगाते थे उस सारे उसको उस वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे? उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। क्या किसे डिवाइड करेंगे? उस मीडियम के जिसका एक और नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अगला 3 क्लास तक सिर्फ कूलम्स लॉ पे प्रॉब्लम चले, अगला 4 क्लास तक सिर्फ कूलम्स लॉ पे प्रॉब्लम चलेगा, क्योंकि HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक, जहां तक मुझे पता है 34 तक, एक मिनट रुकिए, हाँ 33 तक, कितना बढ़िया, बहुत 75 उनमें प्रॉब्लम ही है। एक्सरसाइज का इलेक्ट्रोस्टैटिक में 75 प्रॉब्लम है, उसमें 33 तक कूलम्स लॉ पे है। तो आप लोग को लग रहा होगा अच्छा Q1 Q2 वाला है, ऐसा नहीं रहेगा, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है और सिर्फ कूलम्स लॉ पे। इसलिए सबसे पहले 33 तक हम लोग को पहुंचना है। और एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो पार्ट अभी पढ़ रहे हैं वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पहला बात तो कि बोर्ड का एग्जाम में भी आता है ये पार्ट, तो कहीं भी 1% एस्केप नहीं करना है, और मैं करूंगा भी नहीं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ाना तो उतना ही है। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, आप लोग भी लिख लीजिएगा, बोल रहा हूं। 2 आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। 2 आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर। When suspended in a liquid of density, when suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc, then the angle remains same. Then the angle remains same. What is the dielectric constant of liquid? What is the dielectric constant of liquid? Density of a sphere equal to 1.6 ग्राम पर cc। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से सुनिए। 2 आइडेंटिकल चार्ज, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, देन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर। When suspended in liquid of density this one, the angle remains same. Then what is the dielectric constant of liquid? क्वेश्चन ये है कि ए एंगल 30 डिग्री है, करेक्ट?
अ टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, तो आइडेंटिकल जैसे ही बोलते हैं तो मास भी सेम रहेगा और चार्ज भी सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि इस पे Q और इसका मास M और इसका भी मास M, करेक्ट। और तब बोला गया है कि सेम पूरे कंप्लीट सेटअप को, अभी ये वैक्यूम में है स्टूडेंट, यहां देखिएगा, कंप्लीट सेटअप को अगर एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया ठीक है, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल रिमेन सेम। और तब आपसे पूछा गया है कि तब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, इन लोगों को 5 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग पॉज मत कीजिएगा। सर आया है, देख लेते हैं आंसर कितना है। सब लोग अपना आंसर निकाल के रेडी रहिए। तो स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन लिया था, तो यहाँ पे देखिए, तो ये वैक्यूम है, लिक्विड है, तो वैक्यूम में तो यही फोर्स लगता रहेगा, Fe mg और टेंशन, फोर्स ऑफ बायंसी, क्योंकि हम लोग वैक्यूम में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अरे रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो T cos 15 इक्वल टू mg लिख सकते हैं ना, और T sin 15 इक्वल टू mg, मैं डायरेक्ट कंपोनेंट यूज कर ब्रेक कर लिया। एक कहाँ से मिलेगा, व्हेन कंपोनेंट रिजॉल्व इन अपवर्ड डायरेक्शन, और एक कब मिलेगा, व्हेन कंपोनेंट रिजॉल्व इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से अगर डिवाइड कर देंगे तो tan 15 इक्वल टू Fe बाई mg, tan 15 बाई व्हाट, Fe बाई mg, इस इक्वेशन को ये बोलते हैं। अब लिक्विड में आ जाइए, तो अगर एंगल रिमेन सेम, इफ एंगल रिमेन सेम, तो ए 15 रहेगा, तो ए भी कितना हो गया 15 डिग्री। अब सारे कंपोनेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, सारे कंपोनेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, T डैश cos 15 इक्वल टू, बोलिए T डैश का कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना, T डैश cos 15, अब यहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स भी तो लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी का Fv cos 0, फोर्स ऑफ बायंसी का क्या वैल्यू है वो बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और mg माइनस mg, इसका कंपोनेंट क्या होगा 0, क्योंकि एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, दैट्स वाई T डैश cos 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, mg माइनस Fv। देखिए तो सही है, फर्स्ट mg माइनस Fv, ओके। इसको इक्वेशन थर्ड बोलिए। और अब सारे फोर्स के कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करते हैं तो क्या लिखिएगा, Fe डैश का कंपोनेंट Fe डैश रहेगा, और इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि T डैश साइन 15, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जिनको भी कंपोनेंट ब्रेक करने में प्रॉब्लम रहेगा वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करेंगे, वेक्टर क्लास में ज्वाइन करवा देंगे। तो इन चारों फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा, T डैश साइन 15 इक्वल टू Fe डैश। देखिए तो यहां तक मैंने सही लिखा, और Fe डैश के लिए क्या ये लिख सकते हैं, Fe बाई ई आर, हाँ या ना, जल्दी बोलिएगा। Fe डैश इलेक्ट्रिक फोर्स इन लिक्विड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट्स वाई यहां पे जो मैंने फोर्स अगर Fe लिखा और वहां पे लिक्विड में Fe डैश लिख रहे हैं, तो Fe को कितना से डिवाइड करेंगे तो लिक्विड में कूलम्ब फोर्स निकल जाएगा, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। दैट्स वाई अब यहां पे देखिए इक्वेशन 4 को थर्ड से डिवाइड करेंगे, फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड, तो क्या मिल जाएगा, tan 15 डिग्री इक्वल टू व्हाट,
Fe force this one देखिए तो मैं सही हूं या गलत हूं? सही है, वेरी गुड। अब आप लोग थोड़ा मेहनत करके ए को बी से डिवाइड कर दीजिए। इतना कर सकते हैं? चलिए, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, देन व्हाट? 10 15 10 15। कुछ लोग घबरा गए होंगे 10 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। घबराने की बात नहीं था, ट्रिगोनोमेट्री से भी निकाल लेते हैं 45 माइनस 30, लेकिन यहाँ पर निकालने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। तो ए डिवाइडेड बाई बी, देन व्हाट? Fe बाई mg डिवाइडेड बाई Fe बाई ER mg माइनस Fv। तो स्टूडेंट Fe और Fe आपस में कैंसिल हो जाएगा और 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg माइनस Fv और डिवाइडेड बाई mg और ER, करेक्ट? ठीक है, आप लोग थोड़ा सा साथ देते रहिएगा, हाँ ना बोलकर। देन ER इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू हो जाएगा mg बाई mg माइनस Fv। चलिए, और देखिए तो मैंने सही लिखा m के बदले सब जगह, कहीं पे कंफ्यूजन? am क्या था? मास ऑफ द बॉल। तो मास ऑफ द बॉल को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल। ओके, अब फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या था? फोर्स ऑफ बॉयंसी था मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट? जितना बॉल का वॉल्यूम रहेगा उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा। दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, करेक्ट? ओके, तो ए और ए आपस में कैंसिल हो गया ना स्टूडेंट। तो बचा क्या? डेंसिटी ऑफ बॉल बाई डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बस इसका आंसर निकाल लीजिए, आपका लाइफ आसान हो गया, मेरा भी लाइफ आसान हो गया आज के लिए। बोलिए क्या हो गया? वेरी गुड। तो श्यामना कितना आंसर आया था? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो वेरी गुड है। तो अब समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट क्वेश्चन है फॉर जे एडवांस, नहीं? क्योंकि इसमें हम लोग खुद से ही वॉल्यूम भी मानना पड़ता है। वॉल्यूम वगैरह तो कुछ दिया हुआ नहीं था। और प्लस एक देखिए, कभी भी दो चैप्टर को आपस में मिक्स करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा फ्लेवर ले लिया इलेक्ट्रोस्टैट का और थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो जैसे ही दो चैप्टर को मिक्स करते हैं तो एक स्यूडो टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्वेश्चन था जेईई मेन और एडवांस का। लेकिन अब रेगुलर क्लास में है तो आप लोग भी देखिए, और अगर फिजिक्स में लेवल अच्छा हो गया तो और भी बढ़िया है। हो गया ना आप लोग का? ओके, आप लोग अगर ऐसा एडवाइस कर सकते हैं तो वो भी मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। आपको 5 डेज मुझे वीक में देना है। अगर बोलेंगे सर एक काम कीजिए, क्योंकि अब मेरा मीटिंग वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया है,
तो बोलिएगा तो मैं एक दिन कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाते रह जाऊंगा 2.5 घंटा, और एक दिन कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाते रहूँगा 2.5 आवर विदाउट एनी इंटरप्शन। क्योंकि ऑनलाइन का क्लास में आपके साथ मुझे म्यूचुअल, ये ऑफलाइन नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको करना है, आपको कॉन्फिडेंस में लेकर ही मुझे काम करना पड़ेगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग सब इसका आंसर दे दीजिएगा। एक बहुत आसान सा प्रॉब्लम, अगर सपोज कीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R है, और तब पूछा जाएगा कि इसके बीच में फोर्स का वैल्यू Fe है। कितना है? Fe, वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखिए बिल्कुल बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर बोला जाए कि दोनों चार्ज पार्टिकल का वैल्यू डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? मेरे क्वेश्चन को समझे? Q1 Q2 है, डिस्टेंस R है। अब मैं बोल रहा हूं कि Q1 Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल के वैल्यू को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी डबल करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या प्रीवियस से ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, बराबर रहेगा, या नॉन ऑफ दिस रहेगा? क्या रहेगा? फास्ट, 1 मिनट टाइम है। कितना बढ़िया है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा। आएगा ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में आता है। और यहाँ पे Fe का वैल्यू कितना था? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लास्ट में यहाँ भी कट कर कितना बचा? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब सेम रहेगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इतना टफ क्वेश्चन के बाद ये आसान सा क्वेश्चन ले लिया, दैट्स व्हाई कि आप लोग थोड़ा फ्रेश फील कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बताइए, 1 कूलम चार्ज छोटा चार्ज या बहुत बड़ा चार्ज? क्यों? कभी बोले थे क्या इस पे बोला था क्या कभी मैं? तब तो दोबारा बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायलॉग रिपीट हो जाएगा। Three charge each of 20 microcoulomb are placed along a straight line at a distance of 2 meters apart. Calculate the force on charge on third end. ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, तो इस पे आपको फोर्स निकालना है और सबका चार्ज का वैल्यू है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। जल्दी से बोलिए, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया हूँ। देखिए, इस पे फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? एक एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, यही तो निकालना है आपको। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड I और प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड I, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब फोर्स ऑन 3 का मैग्नीट्यूड प्लस फोर्स ऑन 2 का मैग्नीट्यूड I, एक निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपका
होगा या नहीं होगा? बस 2 मिनट बचा हो तो इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए ताकि टाइम यूज में आ जाए। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर इस टाइप का तो क्वेश्चन ले ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, यहाँ पे Q है तो नेट 40 है, तो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। जस्ट स्टार्ट किए हैं, डोंट वरी। जब मैं बोलूँगा कि अब आप लोग HC वर्मा का यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कीजिए तो सॉल्व कीजिएगा। अभी जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसी को आप घर पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, और कल का क्लास में भी मैं प्रॉब्लम ही डिस्कस करूँगा। लेकिन स्टूडेंट, कल का क्लास में जब फिजिक्स के क्लास के लिए बैठिएगा तो सामने HC वर्मा का सेकंड वॉल्यूम लेकर बैठिएगा। ऐसा नहीं कि सर घर पे भूल गए, अब आप घर पे ही हैं, करेक्ट? इसलिए सेकंड वॉल्यूम लेकर बैठना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लिखवाने का रिक्वायरमेंट, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बोलूँगा और उसमें पेज भी अभी से बोल देते हैं कि पेज नंबर कितना, तो पेज नंबर 121 ये खोल कर बैठना है कल, वॉल्यूम सेकंड। और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय वगैरह पी कर आइए, तब तक मैं केमिकल काइनेटिक्स का तैयारी करता हूँ। ओके।